afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. And is my screen visible? Yes, sir. ओके गाइस, सो आज का हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं. हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है कि हम लोग बैकएंड की तरफ काम करेंगे और उसमें देखेंगे कि एक्सप्रेस जेएस क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, देन मोंगोडीबी, एटलस, कंपस, पोस्टमैन, इन सब के एक लाइट इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगा. देन इसके बाद में हम लोग डेटा पॉइंट सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे. किसी एक मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट से हम लोग डेटा पॉइंट्स कुछ सेलेक्ट करेंगे और उन डेटा पॉइंट्स के ऊपर हम लोग काम करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे कि इस तरीके से हम लोग मोंगो का स्कीमा हम लोग डिज़ाइन करते हैं. देन इसके बाद में हम लोग एपीआई जनरेट करेंगे, गेट एपीआई. आज सिर्फ गेट एपीआई जनरेट करेंगे और नेक्स्ट वाले सेशन में आपको जो टास्क मिलेंगे वो सारे मतलब एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट के टास्क होंगे. तो आज आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है. और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर रहें, मतलब कोई पेंडिंग में ना रहे. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आप में से कितने लोग बैकएंड के बारे में या बैकएंड के सिस्टम के बारे में जानते हैं कि बैकएंड क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज अ बैकएंड. आप में से कोई भी जवाब देना चाहे. स्टार्टिंग करते हैं, चलिए रचित जी बताएं. बैकएंड बेसिकली मतलब कोई भी एप्लीकेशन होती है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड और बैक एंड. फ्रंट एंड हो गया जो यूजर को दिखता है, ठीक है, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, और बैक एंड हो गया जिससे फ्रंट एंड इंटरेक्ट करता है ताकि वो उसे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे सके. ओके ओके गुड. नेक्स्ट रुद्रांश. यस सर. तो जैसे रचित ने बोला कि फ्रंट एंड हमारा एप्लीकेशन के मतलब हमारा वो होता है, मतलब जो हमारा कस्टमर होता है वो देखता है हमारा क्लाइंट, तो Right. मतलब और जो बैक एंड होता है वो हमारे बेसिकली डेटाबेस से रिलेटेड होता है, जो मतलब जो हमारा कस्टमर देख नहीं पाता. ओके उसमें बैक एंड में जैसे हमारे डेटाबेस स्टोर होते हैं सारे कस्टमर के अकाउंट डिटेल्स, वो सब. राइट. ओके आदित्य. हेलो. यस आदित्य. यस यस. हाँ जी सर बैकएंड बेसिकली यही होता है कि हमें यूजर के अकॉर्डिंग मतलब जो फ्रंट एंड होता है वो यूजर के लिए होता है, तो यूजर जो फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्ड करता है वो हमें बैकएंड से फैच करके प्रोसेस करके फिर फ्रंट एंड में उनको वापस लाना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग. ओके ओके भूमिका. यस सर. हेलो. यस यस भूमिका. हाँ, तो सर बैकएंड बेसिकली हमारा स्टोरिंग पर्पस के लिए यूज होता है और वी कैन आल्सो ऑर्गेनाइजिंग आवर डेटा, और जो भी क्लाइंट साइड की जो भी काम होता है वो सब हम बैकएंड पे देखते हैं. ओके मोहित. हेलो सर. यस. सर बैक एंड जहाँ पे सर सर्वर साइड कोड रन होता है और जो फ्रंट एंड को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ओके भव्य. यस सर. बैक एंड से फ्रंट एंड पे हम डेटा वगैरह भेज सकते हैं जो यूजर को नहीं दिखता, वो प्रोग्राम होता है बैक एंड. ओके लोकेंद्र. हाँ सर, बैक एंड में जो हमारा फ्रंट एंड में काम होता है वो सारा जो डेटा और ये कहते हैं ये जो हमारा अरेंज करता है बैक एंड. ओके राइट. सो मैं आपको ना एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है. आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने मतलब सभी ने ही सही जवाब दिया है. कोई इसमें मतलब मेरे को सुन के ये थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि आप सबको थोड़ा थोड़ा हिंट है, मतलब हो सकता है ज़्यादा भी हो तो, बट आपने जो आंसर दिया उसके बारे में बात ये है कि मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कंसेप्ट समझाने में. सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा ना स्ट्रक्चर बनाता हूँ. तो स्ट्रक्चर किस तरीके का, स्ट्रक्चर ऐसा कि यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ. इस रेक्टेंगल को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ. ओके ये रेक्टेंगल मैंने डुप्लीकेट कर लिया. इसको एक और मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरीके से. राइट. सो इस रेक्टेंगल को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. एक मिनट. हाँ ठीक है. नाउ अब देखिए ये जो रेक्टेंगल है ये है डेटाबेस. ओके ये जो रेक्टेंगल है, एक सेकेंड, हाँ ये वाला जो रेक्टेंगल है
दिस इज APIs, एंड जो लास्ट रेक्टेंगल हमारे पास है दैट इज फ्रंट एंड। ओके, तो अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो डेटाबेस मतलब कि डेटा बैंक है जिसके अंदर हमारा बहुत सारा डेटा, किसी भी तरीके का रिक्वायर्ड डेटा जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास इस लोकेशन पे हमारे पास स्टोर्ड होगा। ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा हमें मतलब नहीं है, मतलब एज अ यूजर, एज अ फ्रंट एंड मुझे मतलब नहीं है कि वो किस फॉर्म में किस तरीके से सेव है। मुझे मतलब ये है कि वो डेटा सर्वर के थ्रू मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा, और मेरा उस पर्टिकुलर डेटा से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो डेटाबेस के लिए हम लोग ना एप्लीकेशंस यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे सबसे जो फेमस है, मोस्ट फेमस है MS SQL। आप लोगों ने शायद अपने सिलेबस में कभी भी पढ़ा होगा, 11th-12th क्लास में भी पढ़ाते हैं आजकल CBSE के सिलेबस में MS SQL। ठीक है, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा Oracle, इसके अलावा MySQL, एंड हम जो यूज करने वाले हैं वो है MongoDB। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये ऊपर के 3 जो टेक्नोलॉजीज हैं MS SQL, Oracle, MySQL, इन 3 टेक्नोलॉजीज को छोड़ करके हम MongoDB पे क्यों आए हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, कि हम लोग क्यों MongoDB की तरफ मूव कर गए या हम लोग क्यों MongoDB के अंदर काम करना मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा बैकएंड सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा API से कनेक्ट होता है। ठीक है, मतलब API वो गेटवे है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के अंदर एंटर करते हैं, वहां से डेटा मंगाते हैं और मंगा करके उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे APIs हम लोग अलग अलग सिस्टम में बना सकते हैं, बट लेकिन हम जो सिस्टम यूज करने वाले हैं वो होगा Node, Express.js। ठीक है, इन 2 टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम लोग, और Mongoose और डाल लो, Mongoose मेन ड्राइवर है इसमें। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जिनका यूज करके हम APIs जनरेट करेंगे, और इसके अंदर मल्टी साइट कम्युनिकेशन होता है, लाइक 2-वे कम्युनिकेशन। मीन्स कि हम लोग यहाँ से इस तरीके से डेटा जो है ना, एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ उसका, दिखाई देगा सही से। फिर यहाँ से हम लोग ऐसे आ सकते हैं, ओके, और यहाँ से हम लोग डेटा इस तरीके से भी भेज सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग डेटा जो है ना, दोनों 2-वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरीके से यहाँ से हम डेटा भेजते भी हैं और वहाँ से डेटा रिसीव भी करते हैं। तो दोनों तरीके के काम यहाँ पे हमारे पास होते हैं। फ्रंट एंड जो है ना वो अलग अलग हो सकता है, हमारा कुछ भी हो सकता है, लाइक ASP के अंदर हमारा बना हुआ वेब पेज होगा, ASP.NET के अंदर। ठीक है, ASP.NET या फिर C# के अंदर भी बना हुआ हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बना हुआ हमारे पास सिस्टम हो सकता है, रिएक्ट के अंदर बना हुआ सिस्टम हो सकता है, देन जावा के अंदर बना हुआ सिस्टम हो सकता है। ठीक है, PHP में बना हुआ सिस्टम हो सकता है। वो सिस्टम किसी भी टेक्नोलॉजी में, फ्रंट एंड जो है वो किसी भी टेक्नोलॉजी में हो सकता है। API हम लोग हिट करते हैं, तो API हम लोग जैसे हिट करेंगे वो API जो है यहाँ पे हमें प्रोवाइड करेगा। API क्या होता है? एक URL होता है। ठीक है, बेसिकली API इज अ URL, जिस URL को हम हिट करते हैं और हमारे पास वहां से डेटा हमारे पास रिसीव हो जाता है, और उस डेटा को किस तरीके से डिस्प्ले करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमें इसका मतलब ये जो डेटा होता है ना JSON फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ से मूव करता है। तो API जो है वो JSON फॉर्मेट में हमारे पास डेटा पास ऑन करता है, JSON। ठीक है, JSON फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डेटा आता है, उस JSON फॉर्मेट को हम रीड करते हैं और रीड करने के बाद पूरा का पूरा काम करते हैं। JSON फॉर्मेट का एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूं, जो इंडिया का जो GST सिस्टम है ना, GST जिसके अंदर फाइल करते हैं और एनुअल फाइलिंग जो भी पूरी रिपोर्टिंग वगैरह होती है, सब कुछ टोटल JSON फॉर्मेट के अंदर होता है। ठीक है, तो हम लोग डेटा यहाँ से जब जैसे अगर GST फाइल करना होता है तो JSON फाइल बना करके GST सिस्टम पे अपलोड करते हैं, वो उसको पूरे के पूरे वो कैप्चर करके उसको अपने सिस्टम में मोल्ड करता है, मतलब मैपिंग करता है, और मैपिंग करके उसको एज अ रिपोर्ट सबमिट करके डिस्प्ले कर देता है। ये पूरा का पूरा काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब बात आती है कि हम लोग बैकएंड की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे चार्ट में बैकएंड कहीं नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये इतना जो सिस्टम है, जो हमें अभी एक सेकेंड इसको मैं सेंड टू बैकवर्ड कर देता हूँ, ऑर्डर सेंड टू बैक। हाँ, ये जो जितना सिस्टम मैंने सेलेक्ट किया है, ये पूरा का सिस्टम जो होता है इसको हम बोलते हैं बैकएंड। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो है ये बैकएंड है। ये बैकएंड हमें बनाना है।
ठीक है, ये पूरा का पूरा बैकएंड हमें डिजाइन करना है। अब हम शुरुआत यहाँ से डेटाबेस वाले सेक्शन से करेंगे या शुरुआत Node.js से करेंगे, ये हमारे ऊपर है। बेसिकली हम लोग जो फॉर्मेट यूज करते हैं, मतलब जिस फॉर्मेट में मैं बनाता हूँ वो फॉर्मेट है कि हम लोग Node.js के अंदर Node.js और Express.js को यूज करके बैकएंड डिजाइन करेंगे। बैकएंड में हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो MongoDB है ना, MySQL यूज नहीं करना, Oracle यूज नहीं करना, और MongoDB हमें यूज करना है। सो जो MongoDB हमें यूज करना है वो MongoDB हम क्यों यूज करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ कि क्या रीजन है बाकी 3 के मुकाबले हम ये MongoDB यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो MS SQL है, Oracle है, MySQL है और MongoDB, ये मेन टेक्नोलॉजीज है जो बहुत फेमस है। इसमें से हमने सिलेक्ट किया MongoDB। क्यों सिलेक्ट किया MongoDB, उसका रीजन आप में से कोई बता सकता है? क्या रीजन हो सकता है कि MongoDB सिलेक्ट करने का क्या रीजन है? हम कलेक्शन के फॉर्मेट में यूज करते हैं ना। हाँ ठीक है, कलेक्शन के फॉर्मेट में यूज करते हैं। तो कलेक्शन की फॉर्मेट में बेनिफिट क्या है हमारे पास यूज करने? डायरेक्ट डेटा मिल जाता है, हमें क्वेरी नहीं चलानी पड़ती। नहीं, क्वेरी तो चलेगी। एपीआई जो है ना वो बेसिकली एक तरीके की क्वेरी है। ठीक है, क्वेरी प्रोसेसिंग इसके अंदर पूरी होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, देखो जो हमारा डेटाबेस है ना, ये 2 तरीके के पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है SQL बेस्ड और दूसरा पार्ट है नो SQL बेस्ड। ठीक है, SQL एंड नो SQL दोनों में डिफरेंस क्या होता है? SQL की फुल फॉर्म कोई बता सकता है आप में से? कोई भी SQL की फुल फॉर्म बता पाए? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। गुड। और नो SQL की? नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि SQL के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, लेकिन नो SQL के अंदर हम लोग कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते। मतलब उसके अंदर टेबुलर फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि टेबल बनी हुई है, रो बनी हुई है, कॉलम बने हुए, नहीं, यहां पे कुछ नहीं होता। नो एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे कोई स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं होता, ये बिल्कुल बिना किसी स्ट्रक्चर के होता है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, कलेक्शन के अंदर कभी भी कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो, कोई भी फील्ड ऐड करनी है आप कर सकते हैं, कोई फील्ड आपको रिमूव करनी है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने स्टूडेंट का डिटेल लेना है, ठीक है, स्टूडेंट का डिटेल लेना है, तो स्टूडेंट की डिटेल में हम लोग नटशेल में देखते हैं कि कौन कौन सी डिटेल हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटेल होती है वो है नेम, दूसरी डिटेल क्लास, ठीक है, तीसरा सेक्शन, देन नेक्स्ट हम लोग चाहे तो डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, बट बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं मार्क्स। ठीक है ना, हम लोग जो भी एप्लीकेशन वगैरह कॉलेज में या स्कूल कॉलेज में जितने भी एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं उसके अंदर ये बनाते थे कि मार्क्स ले लो 5 सब्जेक्ट के, मार्क्स सब्जेक्ट 1, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं सब्जेक्ट 1, देन सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 एंड टोटल। ये हमने डेटा लेना है। ठीक है, तो अगर मुझे SQL के थ्रू ये टेबल बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, चाहे वो मतलब MySQL में बनाऊं या MS SQL में बनाऊं या Oracle में बनाऊं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसको हम टेबल बोलते हैं। इसके अंदर रोज होंगी इस तरीके से, एक हेडर रो होगी जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा, इस तरीके से कॉलम बना करके हम इसको सेव कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा। अब इसके अंदर इशू क्या आएगा कि अगर आपको नई टेबल ऐड करनी है तो पूरा स्ट्रक्चर आपको चेंज करना पड़ता है ना। SQL के अंदर जब हम कमांड लगाते हैं तो अगर एक कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए क्या कमांड लगती है, किसी को पता है? MS SQL के अंदर जब हमें नई टेबल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करना होता है तो उसके लिए क्या कमांड लगाते हैं? उसके लिए लगाते हैं हम ऑल्टर कमांड। ठीक है, ऑल्टर कमांड लगाते हैं। ऑल्टर किस तरीके से, ऑल्टर टेबल, देन टेबल नेम, ठीक है, और टेबल नेम, और फिर उसके अंदर आगे लिखते हैं ऐड, कौन सा कॉलम आपको ऐड करना है। ठीक है, वो कॉलम ऐड करोगे और ऐड करके फिर आप चलोगे। अब यहाँ पे सपोज करो मैं ये कहता हूँ कि हमने SQL के अंदर एक टेबल बनाई है, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट उसका नाम है, क्लास है, सेक्शन है, सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूरे सब्जेक्ट चल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे को परसेंटेज कॉलम और ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके नीचे परसेंटेज तो ऐड कर दोगे ऑल्टर टेबल लगा के, लेकिन
डेटा कहाँ से लाओगे? ऊपर जितने भी वैल्यूज एंट्री हो चुकी हैं उनका डेटा आप कहाँ से लाओगे? उनका डेटा आपको जनरेट करवाना पड़ेगा, इंडिविजुअली डलवाना पड़ेगा। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर लिबर्टी ये है, नो एसक्यूएल के अंदर लिबर्टी ये है कि जब आपको ये इस टेबल के अंदर कहीं पे भी कॉलम में कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट करता है कि पीछे वाले जो रिकॉर्ड है उसके अंदर 5 कॉलम है और नेक्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है उसके अंदर 10 कॉलम है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है टेबल का, तो उसकी वजह से क्या है कि वो नहीं बनाता, वो सिमेट्री नहीं मांगता। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आई समझ में? बताओ। आ गई सर। सबको आ गई? सर एम्प्टी भी रह सकता है इसमें कॉल? एम्प्टी रहेगा ही नहीं इसके अंदर। देखो नॉट नल वाली सिचुएशन, नल वाली सिचुएशन इसके अंदर आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे ना क्या होता है, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे सामने अभी स्क्रीन तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रही होगी, रुको एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक डेटाबेस की। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। तो देखिए मोंगोडीबी कंपास मैंने ऑन किया हुआ है, मेरे पास ये पूरा एक डेटाबेस बना हुआ है जिसका नाम है MCEC। ठीक है, और इस MCEC में ये सारे कलेक्शंस है, मतलब टेबल्स, कलेक्शन का मतलब टेबल। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेबल्स हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि यूजर अकाउंट ओपन करता हूँ। ये मैंने यूजर अकाउंट ओपन किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, यूजर ऑर्डर, रिव्यूज, एड्रेस, इस तरीके से पूरे के पूरे रिकॉर्ड हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे मैं ऊपर एरे पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं डला हुआ। ठीक है, लेकिन इस एड्रेस वाले कॉलम के अंदर एक एरे, यहाँ पे एक वैल्यू डली हुई है, ऑब्जेक्ट आईडी। ये ऑब्जेक्ट आईडी क्या है वो बाद में बताएंगे। फिलहाल ये देखो कि यहाँ पे एक वैल्यू डली हुई है। ठीक है, और बाकी सारे एम्प्टी हैं। जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे, जब आप इसको गेट करोगे ना इस डेटा को, तो इसमें क्या होगा कि ये डेटा जो है ना, मतलब आपको जहां जहां पे खाली है, जहां जहां एम्प्टी है, जो जो वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यूज को ये शो ही नहीं करेगा, मतलब है ही नहीं। इस तरीके से शो करेगा कि ये हमारे पास है ही नहीं। यहाँ पे तो शो कर रहा है, मोंगोडीबी कंपास में शो कर रहा है, लेकिन जब आप रेस्पॉन्स लेंगे तो उसके अंदर ये शो करेगा कि ये वाली वैल्यूज है ही नहीं। ठीक है, तो और ऐसा है कि अगर आप कोई और यूजर अकाउंट बनाओगे, उसके अंदर कोई और वैल्यू अगर आप ऐड करते हो तो वो ऐड हो जाएगी, पुराने वाले में वो वैल्यू दिखाएगा नहीं, बस सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम जो है मोंगोडीबी के अंदर, नो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि आज सपोज कीजिए हमारे पास 5 एलिमेंट्स की जरूरत है, तो हमने 5 एलिमेंट लगाए हुए हैं, लेकिन कल हो सकता है हमें किसी पर्टिकुलर XYZ रीजन की वजह से इसके अंदर कोई कॉलम ऐड करना हो, तो हमें पूरा स्ट्रक्चर और पीछे वाले सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आगे वाले रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके चल सकते हैं। फ्रंट एंड के अंदर सिर्फ एक इफ कंडीशन लगाएंगे कि ये पर्टिकुलर वैल्यू अगर आ रही है तो इसको डिस्प्ले करना है, अगर नहीं आ रही तो उसको डिस्प्ले नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट वगैरह पे शॉपिंग करेंगे, अगर सपोज करो शॉपिंग करते हो या कोई भी एक एलिमेंट आप निकालते हो सेम कैटेगरी का, सेम कैटेगरी का एलिमेंट का मतलब है, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं। जैसे फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं हम लोग, और फ्लिपकार्ट में मैं क्या करता हूं, AC ओपन करता हूं। ठीक है, AC वाला सेक्शन ओपन करता हूं। तो ये देखिए, अब देखो इसके अंदर देखो कंडेंसर कॉइल, यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, यहाँ पे भी कंडेंसर कॉइल है, पावर कंजम्पशन दिखा रहा है, नॉइस लेवल दिखा रहा है, वाईफाई अनेबल्ड दिखा रहा है, और यहाँ पे भी वाईफाई अनेबल्ड है। लेकिन इसमें देखो फ्रंट में देखो कितने डेटा पॉइंट्स है, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे देखोगे तो कितने डेटा पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7। डिफरेंस कैसे आया है? ये डिफरेंस इसीलिए आया है कि ये वाली लिस्टिंग जो है जिस टाइम पे हुई थी, ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स थे, लेकिन जब ये माय आइडिया वाला लिस्टिंग स्टार्ट हुई, इसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पे इन्होंने यहाँ पे डेटा पॉइंट्स और ऐड कर दिए, मतलब कॉलम्स ऐड कर दिए, जिसकी वजह से एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पे दिखाने लगा और रेफ्रिजरेंट, दोनों चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाने लगा। ऐसी और देखोगे तो देखो ये वाली लिस्टिंग सेम टाइम पे, ये वाली लिस्टिंग पुरानी है, ठीक है, ये भी पुरानी है लिस्टिंग। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे नई लिस्टिंग और पुरानी लिस्टिंग इस तरीके से चलती है कि हमें पहले क्या था हमारे पास, वो हमें डेटा पॉइंट्स उन, मतलब स्टार्टिंग में हमें जब हमने बनाया, ये सिस्टम बनाया, तो उस टाइम पे इन डेटा पॉइंट्स की जरूरत थी तो हमने ये डाल दिया। लेकिन जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स भी आते गए,
तो उस टाइम पे हमें नए इंडेक्सेस की जरूरत थी, तो हमने यहाँ पे नए इंडेक्सेस भी ऐड ऑन कर दिए। ठीक है, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बस फ्रंट एंड के अंदर हमें इस तरीके की कंडीशंस लगा के चलनी पड़ेगी कि आपके पास अगर ये वाली वैल्यू आ रही है तो हम लोग ये डिस्प्ले करेंगे, अगर नहीं आ रही तो वो वाला सेक्शन डिस्प्ले नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वापस अपने स्क्रीन पे। राइट, सो अब स्क्रीन पे देखो, हमारा जो पहला टारगेट था इंट्रोडक्शन टू एक्सप्रेस.js। एक्सप्रेस.js की हम बात करेंगे। मैंने नो सीक्वल का आर्किटेक्चर आपको बताया कि नो सीक्वल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी कोई भी वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता कि भाई किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ये बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें Node.js के अंदर एक ऐप बनानी है। ठीक है, उस ऐप के अंदर हमें क्या करना होगा कि MS SQL को और अपने ये MongoDB का डेटाबेस हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। मैं ये MS SQL वगैरह हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब हमें MongoDB का सिस्टम आर्किटेक्चर इसके अंदर इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं इसके अंदर। तो Express.js को पढ़ने का, समझने का सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है, वो है सिंपल तरीका क्या, expressjs.com। ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको ये वेबसाइट दिख रही है Express.js, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। ठीक है, कि किस तरीके से आप बना सकते हैं और किस तरीके से आप सीख सकते हैं। गाइज हमेशा ध्यान रखना, ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और इस ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को सिखाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वहीं पे ही इस बंदे मतलब जो इंस्ट्रक्टर है वो सिखाता है। कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, कहीं पे भी ये आपको सिखाया नहीं जाएगा नोट और एक्सप्रेस के अंदर, क्योंकि ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, वहां पे हमारे पास जो सिलेबस के अंदर टेक्नोलॉजीज होती हैं वो सारी प्रोप्राइटरीज होती हैं, जिसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा होगा एक्सप्रेस एप्लीकेशन जनरेटर। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जनरेटर है। इसके अंदर आपको जनरेट करने के लिए बहुत ईजी रहता है। सिर्फ आपको एक कमांड लिखनी है टर्मिनल से। ठीक है, और कमांड लिखते ही आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ये पूरी पूरा स्ट्रक्चर जो है ना तैयार कर देगा, इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्रेस जनरेटर को यूज करना है। एक्सप्रेस जनरेटर यूज करने के लिए एक्सप्रेस जनरेटर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कमांड लिखी हुई है npm install global express generator। अगर आपका नोड वर्जन 8.2 के बाद है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा जनरेटर। आपको सिर्फ और सिर्फ ये कमांड कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट करनी है। अब मैं यही काम करूंगा। कैसे, देखिए मैं ये काम कैसे करूंगा, मैं अपने सिस्टम में एक फोल्डर बनाता हूं। यहाँ पे मैं होम में, हाँ ठीक है, होम पे मैं ये फोल्डर बनाता हूँ। ये मैंने बनाया न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ सैम्पल बैकएंड। क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट हो गया फोल्डर। नेक्स्ट, ये आ गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पे एप्लीकेशन जनरेट करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टर्मिनल से इस फोल्डर के अंदर मूव करूँगा। तो टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं, ये मैंने टर्मिनल ऑन किया, ये आ गया मैं टर्मिनल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं cd करता हूँ, चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का नाम है सैम्पल बैकएंड। मैं सैम्पल बैकएंड यहाँ पे लिखता हूँ। ये मैंने सैम्पल बैकएंड डायरेक्टरी में मैं मूव कर गया। अब मुझे क्या करना है, जनरेटर ऐप को ऑन करना है, स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं। सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है, इसी कोड को कॉपी किया और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके मैं एंटर प्रेस करता हूं। नाउ सी, ये पूरा तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन ये चलेगा नहीं अभी। क्यों? क्योंकि हमें इसके अंदर अभी npm इंस्टॉल करना है, क्योंकि डिपेंडेंसी सारी की सारी डालनी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल करूंगा और npm इंस्टॉल करके मैं इसको रन करूंगा। तो रन करने के बाद में मेरे पास पूरा npm यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स जो है ना इसके अंदर एड ऑन हो जाएंगे। ये मैंने किया npm इंस्टॉल, तो ये नोड मॉड्यूल अभी इंस्टॉल करेगा। बहुत थोड़ा टाइम लेगा ये चीज़ करने में। ठीक है, तो npm इंस्टॉल हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, आप लोग भी अपने सिस्टम में यही स्टेप फॉलो करके ऐप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको गिट का कोई रेपोजिटरी का लिंक आपको नहीं मिला, एक्सेस नहीं मिला, तो वो बता रहा हूँ ये आपके अपने लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये npm इंस्टॉल हो गया है। नोड मॉड्यूल्स आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आ गए हैं।
ठीक है, बना हुआ फोल्डर आ गया, पब्लिक एक फोल्डर आ गया बना हुआ, इसके अंदर ये पूरा पूरा बना हुआ है, बिन एक फोल्डर है, इसके अंदर www है। देन राउट्स देखेंगे तो बेसिक राउट्स इसने बना के यहाँ पे छोड़े हुए हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को अभी के लिए कर देता हूँ क्लोज, और क्लोज करके मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, VS कोड के अंदर मैं एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये एग्जिस्टिंग विंडो ओपन थी, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये मेरी नई विंडो है, इसके अंदर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ फोल्डर। कौन सा फोल्डर? जो मैंने अभी बनाया है, सैम्पल बैकएंड। तो सैम्पल बैकएंड में फोल्डर ढूंढता हूँ मेरा, सैम्पल 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 सर्च कर लेते हैं, सैम्पल सैम्पल सैम्पल। ये तो पुराने वाला, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड दोबारा ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर सैम्पल बैकएंड, ये रहा जो आपने अभी बनाया सैम्पल बैकएंड। इसको मैं ओके करता हूँ, ये मेरे इस पे स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अभी देखिए ये आ गया। यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर देखोगे तो यहाँ पे बिन, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, राउट्स, व्यूज, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग कि इसके अंदर ना स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या है कि ये जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये हमने बाय डिफॉल्ट इसलिए बनाया है कि पैकेज लॉग जो जेसन फाइल है ना हमारी, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी, हमें कुछ भी ऐड नहीं करना होगा। तो इसका ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है कि हमें मैनुअली ऐड नहीं करना होगा, ये सारी की सारी वैल्यूज अपने आप आ जाती हैं। इसीलिए हम लोग एक्सप्रेस जनरेटर यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग टोटली मैनुअली भी बना सकते हैं ये चीजें पूरी की पूरी। इसमें कोई ऐसा मतलब वो नहीं है रिक्वायरमेंट कि हमें मतलब स्ट्रिक्टली हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के चलना पड़ेगा, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, मैं क्या करता हूँ, इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करूंगा। कैसे? मतलब जैसी मेरे को जरूरत है उस तरीके से मैं इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को चेंज करूंगा। चेंज करने के लिए जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है मेन, जो मतलब मैं यूज करता हूँ, वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी एप्लीकेशन पे। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हम लोग करते हैं। तो VS कोड के अंदर दूसरी विंडो मैं ओपन करता हूँ, MCEC बैकएंड वाली। ठीक है, यहाँ देखिए ये पूरे में अभी एप्लीकेशन जितने भी हैं सब क्लोज कर देता हूँ। ओके, नाउ इस तरफ देखिए प्रोजेक्ट विंडो के अंदर मैं सारे फोल्डर्स को मतलब इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप देखोगे बिन फोल्डर हमारे पास वहां पे बना हुआ है ऑलरेडी, ये बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं दोनों विंडो साइमल्टेनियसली खोल देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बिन फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे भी बिन फोल्डर बना हुआ है। नोड मॉड्यूल्स है, नोड मॉड्यूल्स है। पब्लिक फोल्डर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने राउट्स लिखा हुआ है, राउट्स है। ठीक है, और SRC एक फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, SRC फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, अलग अलग फोल्डर बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये बाहर वाला राउट्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने अंदर भी एक राउट लिया हुआ है, तो अंदर वाले राउट्स को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे जिसका नाम होगा SRC, जिसके अंदर हम सारा काम करेंगे। SRC फोल्डर के अंदर कॉन्फिग, लोडर्स, मिडिलवेयर, मॉडल्स और राउट्स हम लोग जनरेट करेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे मैं चार्ट पे आप लोगों को दिखाता हूँ क्या, कि हमने जो कंसेप्ट इमेजिन किया हुआ है वो इस तरीके से है कि बिन फोल्डर जो है ना, वो हमारा इनिशियल फोल्डर होता है जो स्टार्टिंग में हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशंस को लोड करता है। ठीक है, बिन फोल्डर वो होता है हमारा। देन बिन के बाद में हमारे पास एक कॉन्फिग फोल्डर हमने बनाया हुआ है, कॉन्फिग। ठीक है, कॉन्फिग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। हमें दो तरीके के सिस्टम यूज करने हैं। कौन कौन से? एक तो है मोंगूज के, ठीक है, मोंगोडीबी वाले, और दूसरे कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारे इसके क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस के। ठीक है, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो हम यहां पे रखेंगे, यानी कि इसके अंदर आएगा एक्सप्रेस कॉन्फिग्स, ठीक है, और इसके साथ में मोंगो कॉन्फिग। ठीक है, मोंगो की कॉन्फ़िगरेशन और एक्सप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन, दोनों कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर हम लोग लेकर के चलेंगे कॉन्फिग फोल्डर के अंदर। ये आ गया। अब आप देखिए स्ट्रक्चर, अगर मैं देखूं वहां पे अपनी ऐप का, तो ये MCC में, हाँ देखिए कॉन्फिग फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूं तो index.js दिखा रहा है, और लोडर्स देख रहा हूं तो एक्सप्रेस कॉन्फिग और मोंगो कॉन्फिग, ये पूरा का पूरा पूरा का पूरा एक दूसरे से अटैच्ड है। कॉन्फिग पे मैं क्लिक करता हूं तो हमने यहाँ पे क्या कुछ वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, पोर्ट, जिस पोर्ट पे हमें रन कराना है,
और डेटाबेस का यूआरएल जिस जगह पे हमारा डेटाबेस रखा हुआ है वो यूआरएल, एंड मॉड्यूल एक्सपोर्ट कॉन्फ़िग कर दिया। एक्सप्रेस कॉन्फ़िग के अंदर एक्सप्रेस से रिलेटेड हमारे पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मोंगो कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग मोंगो डीबी से कनेक्ट कैसे करना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रखेंगे। अभी बनाना बताऊंगा ये सब चीज़ें किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मिडिलवेयर के अंदर हम लोग रखते हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन होता है जब हम मतलब अपना टोकन, जो एक टोकन जनरेट करते हैं जिसे JWT बोलते हैं, वो आपको बताऊंगा कि JWT हम लोग कैसे जनरेट करते हैं। देन मॉडल्स के अंदर हमारे पास आते हैं स्कीमास, ठीक है, मतलब टेबल्स। टेबल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है, टेबल बनानी है, वहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है, वो हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट इज राउट्स। राउट्स है वो URL जो इन टेबल के अंदर डेटा फेच करेगी और इन टेबल के अंदर डेटा राइट करेगी। दोनों काम के लिए हम लोग राउट्स यूज करते हैं, ठीक है। एडिटिंग वाले ऑप्शंस भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसके अंदर होते हैं राउट्स में, ठीक है। तो बिफोर ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाने से पहले यहाँ पे जो सैंपल बैकएंड मैंने ये स्क्रीन खोली हुई है, इसके ऊपर ये पूरा सिस्टम जनरेट करने से पहले मैं क्या करूँगा, आप लोगों को पोस्टमैन के बारे में थोड़ा बहुत हिंट दूंगा, ठीक है, तो सो डैट कि आपको ये हो जाए कि ये किस तरीके से चल रहा है सारा का सारा। अब देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये किस पे काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा टर्मिनल पे काम कर रहा है, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नाउ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे जब ये काम कर रहा है तो हम लोग इसको विजुलाइज कैसे करेंगे कि ये सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा, काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको विजुलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CUI को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ेगा, और उसको मूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमैन यूज करेंगे, और पोस्टमैन के अंदर हम लोग डेटा देखेंगे कैसे हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो APIs के मेथड पहले आप लोग सीख लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये हमारे पास मेन मेथड है जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैक्सिमम APIs में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं, गेट, देन पोस्ट, देन पुट एंड डिलीट, ठीक है। ये सारे मेथड्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, यही सारे मेथड्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे, और बाकी और भी मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी हमें चाहिए हो उस तरीके से हम लोग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। सो गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। गेट होता है एज द नेम सजेस्ट, गेट मीन्स फेच द डेटा, ओके, गेट मीन्स फेच द डेटा, ये आ गया। देन पोस्ट, सेंड द डेटा, ठीक है। जो भी आपको फ्रंट एंड से डेटा भेजना है बैकएंड के पास में, वो आप पोस्ट मेथड के थ्रू करेंगे। पुट, एडिट द डेटा, डेटा के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी चेंजेस करने हैं तो पुट यूज करेंगे। और डिलीट, एज द नेम सजेस्ट, डिलीट इज टू डिलीट द डेटा, ठीक है। कोई भी डेटा आपको डिलीट करना है तो डिलीट मेथड आप लोग यूज करेंगे। इन मेथड्स के थ्रू हम लोग अपने APIs को हिट करते हैं, और वहां से जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा लेते हैं। तो हम लोग पहुंचते हैं अपने वापस सैंपल बैकएंड पे, और कोशिश करते हैं एक API हिट करने की, ठीक है। देखिए इन्होंने बाय डिफॉल्ट जब आप रन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये app.js बना करके देता है आपको, ठीक है। और उसके अंदर राउट्स में देखेंगे आप लोग तो इंडेक्स और यूजर्स के राउट्स ये अपने आप बना करके देता है, ठीक है। गेट मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें इस सिस्टम को रन करके देखना है, ट्रायल करके देखना है रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे और लिखेंगे npm स्टार्ट। जैसे नोड के जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। npm स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे एंटर करेंगे तो ये सर्वर रन कर देगा, सर्वर रन हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अपने पोस्टमैन में जाना है, और पोस्टमैन में एक नई लोकल होस्ट 3000 पे हमें यहाँ पे ये लेना है /get। गेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा क्या, नॉट फाउंड, पोस्ट मेथड नॉट फाउंड ना, गेट मेथड में करेंगे। गेट मेथड में हमने यहाँ पे स्लैश ही लगाया हुआ है बस, और कुछ नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो जो हमने वहाँ पे API का नाम दिया हो वही यहाँ पे हम करेंगे, लोकल होस्ट 3000 एक्सप्रेस, टाइटल आ गया वेलकम टू एक्सप्रेस। देखिए जो हमारा गेट मेथड है वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है rs.render इंडेक्स टाइटल इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस,
ये रिटर्न कर रहा है, तो वही चीज़ वहाँ पे व्यूज़ के साथ में मिल करके हमारे पास आ रही है। ये देखिए ये पूरा का पूरा आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको बहुत सिंपल बनाता हूँ। सिंपल कैसे, मैं यहाँ पे rs.render ये पूरा का पूरा सिस्टम हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे response.send। क्या सेंड करें, हेलो वेलकम टू माय API। और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, उसको फाइल को सेव करना रह गया है, सेव कर देते हैं, एक बार फिर से रन कर लेते हैं और रन करके API को हिट करते हैं। यहाँ पे मैं आया, लोकल होस्ट 3000 पे है, सिंगल स्लैश हमें लगाना है और API को मैं हिट करता हूँ तो देखिए लिखा हुआ आ गया हेलो वेलकम टू माय API। ठीक है, ये तो हमने अभी एक मैसेज भेजा, सिंपल एक मैसेज भेजा, लेकिन डेटा कैसे भेजते हैं ये हम जब ऐप बनाएंगे मतलब उसके अंदर आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से हम लोग डेटा भेजते हैं। अभी फिलहाल हम लोग गेट API के अंदर भेज रहे हैं। यहाँ पे अगर आप स्लैश के आगे कोई नाम वगैरह लिख दो, ठीक है, कोई नाम अगर आप ऐड कर दो लाइक फॉर एग्जांपल हेलो, तो आपको क्या करना होगा, API का URL जो है ना वो इमीडिएटली आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे हो जाएगा हेलो और हेलो के एंटर प्रेस करेंगे तो ये वापस, अच्छा क्योंकि ये सेव नहीं हुआ इसलिए ऐसे करके हम लोग, और अब API हिट करते हैं। जैसे ही मैं API हिट करता हूँ हेलो वाली तो फिर से आ गया माय API, देखिए। ठीक है गाइस, एक सेकेंड में मैं अभी आता हूँ, एक सेकेंड वेट करना। हाँ जी, सो गाइज अब तक जो हमने किया है क्या वो क्लियर हुआ है, या कि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। किसी को भी डाउट नहीं है? मेरी आवाज तो आ रही है ना? ओके, सो हमने एक्सप्रेस जनरेटर के थ्रू एक एप्लीकेशन जनरेट की, ठीक है। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमें ये पूरा का पूरा सिस्टम बना करके दिया हुआ था। हमने उस सिस्टम के अंदर सिर्फ इतना मॉडिफिकेशन किया कि गेट वाले मेथड के अंदर API का नाम अपनी तरफ से कुछ दे दिया है और उसके बाद उसका रेस्पॉन्स कुछ सेटअप कर दिया है, ठीक है, ये हमने किया है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जेसन फॉर्मेट के अंदर हम लोग डेटा कैसे हमारे पास आता है, ठीक है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग API बने हुए हैं वो हिट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन से गेट वाला API मेरे को हिट करना है, तो मैं गेट वाला एक API, ये वाला API जो है गेट एम्प्लॉइज, हाँ देखिए ये एक API हमारे पास बना हुआ है, सर्वर पे अपलोडेड है, ठीक है। मैं इस API को हिट कर रहा हूँ, ये मैंने हिट किया और यहाँ पे अभी देखिए क्वेश्चन में हमने लिया है, हाँ ये आ गया, रेस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। इस तरीके से जेसन फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डेटा आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं क्या करता हूँ, उसको वर्डपैड पे डालता हूँ टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पे मैं इसको पूरे को पेस्ट करता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें जो है ना डेटा मिलता है। जो डेटा होता है वो ऐसे इस फॉर्मेट में मिलता है, जेसन फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट है ना जेसन फॉर्मेट है, दिस इज कॉल्ड जेसन फॉर्मेट। इसके अंदर अगर इसका सिंटैक्स देखोगे जेसन फॉर्मेट का, तो क्या होता है कि ओपनिंग ब्रेसिस है, क्लोजिंग ब्रेसिस है, इसके बीच में सबसे डबल कोट्स में हम लिखते हैं की का नाम, मतलब कॉलम का नाम, और कॉलन लगा के डबल कोट्स में उसके आगे देते हैं वैल्यू, ठीक है। कॉमा लगा के नेक्स्ट की टू, देन डबल कोट्स क्लोज कर लो ऊपर वाले भी, हाँ, देन वैल्यू 2,
तो कॉलम के नाम इस तरीके से हमारे पास ये पूरा पूरा जेसन ऑब्जेक्ट एक पूरा पूरा डॉक्यूमेंट बनता है, दिस इज कॉल्ड जेसन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये जेसन डॉक्यूमेंट मिलता है। इस जेसन डॉक्यूमेंट को हम लोग एंड्रॉयड के अंदर फेच करते हैं, यूज करते हैं, और यूज करके हमारे पास हम अपना आउटपुट जनरेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक ऐप रन करके दिखाता हूँ जो हमने ही बनाई हुई है। ठीक है, वो ऐप मैं रन करके आपको दिखाता हूँ तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारा बैकएंड में बनने वाला डेटा हम लोग फ्रंट एंड में कैसे लेके जाते हैं। ये एक ऐप बनी हुई है, मैं इसको ना क्या करता हूँ, एमुलेटर पे रन करता हूँ। बस ये थोड़ा सा लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, कि एक बार लोड हो जाएगा जैसे ही तो आप लोगों को आउटपुट दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया, मैं इसे रन करता हूं। अब ये देखिए एक डेटाबेस हमारे पास बना हुआ है जिसका नाम है मोनाल क्रिएशन। ठीक है, और उस मोनाल क्रिएशन के अंदर हमारे पास बहुत सारा डेटा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ मोंगोडीबी पे आपको वो डेटा दिखाता हूँ। कनेक्ट टू डिफरेंट, एक कंपास ऑन कर लेते हैं। ऐप रन हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ, हो रही है। सो MC एडमिन, अब देखिए ये मैं वो वाला मोनाल क्रिएशन वाला डेटाबेस मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद इसके अंदर कलेक्शंस है, यहाँ सारे रिकॉर्ड्स हैं जो डेटा एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें बार कोड्स वगैरह, ये पर्टिकुलर्स, इतने सारे पर्टिकुलर्स चल रहे हैं। ठीक है, ये पूरा ये है। और इसके बाद में चलान्स है हमारे पास। इन्वेंट्रीज के अंदर, इन्वेंट्रीज के अंदर देखोगे तो स्टॉक आइटम्स है। यहाँ पे देखो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, स्टॉक आइटम्स में। और जब ये ऐप रन होगा तो आपको ना आउटपुट में देखिए क्या मिलेगा। ग्रेडल टास्क, ओके। देखिए ये ऐप एमुलेटर पे रन होगी, और रन होने के बाद ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा। ये पूरा डायनेमिक ऐप है, इसमें कुछ भी स्टैटिक नहीं है। ठीक है, हर चीज़ इसमें टोटली सर्वर से, मतलब डायरेक्ट डेटाबेस से काम चल रहा है। तो मैं इसमें यूज़र आईडी डालता हूँ, देन इसके बाद में मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड, हाँ, देन साइन इन करता हूँ। ये देखिए ये वाली URL जो है ना, ये हिट हो रही है साइन इन के लिए। ठीक है, अगर वहाँ पे पासवर्ड मैच होता है आईडी से तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा डेटा जो है सारा रन टाइम, मतलब ये सारा हमारा सर्वर से आ रहा है। ये नाम, फोटोग्राफ सब सर्वर से आया हुआ है। अब देखिए जो हमारे पास वहाँ इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री ये है, ये इन्वेंट्रीज आपको दिखाई दे रहा है, पूरे रिकॉर्ड्स हैं। यही सारी इन्वेंट्रीज हमें यहाँ पे दिखाई देगी। इन्वेंट्री के अंदर व्यू इन्वेंट्री जब मैं करूँगा तो व्यू इन्वेंट्री के अंदर ये सर्वर से डेटा लाएगा, पूरा का पूरा जेसन ऑब्जेक्ट लाया है। देखिए जेसन ऑब्जेक्ट आ गया, और वो जेसन ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे ये दिखाई देने लगेगा। अभी ये फोटोग्राफ लोड करेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड ओनली। ठीक है, तो ये पूरे आर्टिकल्स की सबकी फ़ोटो ले ली। जैसे ही हमने किसी भी आर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो ये उसकी पूरी की पूरी डिटेल निकाल करके शो कर देगा। देन किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से शो करेगा।
इसके बाद में मैं इसको जैसे सपोज करो प्रिंट करता हूँ, तो ये स्टेटमेंट जो है ना पूरी स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, प्रिंट आउट निकाल देगा, एक मतलब इसका पीडीएफ फॉर्मेट निकाल देगा। इस पीडीएफ फॉर्मेट को आपको शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट थी उस तरीके से हमने बनाया। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा जेसन ऑब्जेक्ट हमारे पास बैकग्राउंड में आया है। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है ना, ये हमारा जेसन ऑब्जेक्ट है, और इस जेसन ऑब्जेक्ट को हमने फंक्शंस जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है वो बना करके मैपिंग की है इसको अपनी ऐप के हिसाब से, और मैपिंग करने के बाद इसको डिस्प्ले किया है। सो हमें अब जो ऐप बनानी है वो ऐप ऐसी बनानी है जो इस तरीके का डेटा जो है ना, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट तैयार करे, और तैयार करके वो जेसन ऑब्जेक्ट हम फ्रंट एंड वालों को उसका एपीआई प्रोवाइड करें। फ्रंट एंड वाले क्या करें, उसको हिट करें, जो डेटा आ रहा है उसको अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर दें। तो ये हमारा मेन काम है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है मतलब इस पूरे के पूरे बैकएंड वाले सेशन से रिलेटेड वो यही है, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव हमें फुलफिल करना है। तो मैं ये बंद कर देता हूँ क्योंकि हमारे सिस्टम की स्पीड थोड़ी सी सही रहेगी इससे। ओके, सो हम लोग चलते हैं वापस अपने सिस्टम पे। हाँ, एपीआई का मैंने आप लोगों को बताया कि ये एपीआई हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। एपीआई हिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि मैंने चार्ट में आप लोगों को दिखाया था इससे पीछे वाले में, ये इस चार्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया था। देखिए डेटा तो हम प्रोसेस कर लेंगे, लेकिन उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक लोकेशन की जरूरत है। वो लोकेशन क्या होगी, वो लोकेशन होगा हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस। तो आप अपने सिस्टम में अगर लोकल मशीन पे कोई डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो अपने सिस्टम में मोंगोडीबी की सर्विसेज इंस्टॉल करके आप उसके अंदर डेटाबेस बनाएंगे, और उसकी डेटाबेस की यूआरएल को मोंगोडीबी कंपस सॉफ्टवेयर के अंदर उस यूआरएल को आप डालेंगे और डाल करके कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको पूरा ये सिस्टम दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। ये मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एमसीसी क्या है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नया कलेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन ये सर्वर पे है, ये लाइव है, हमारा सर्वर पे चल रहा है, तो मैं सर्वर पे नहीं करूँगा, मुझे लोकल मशीन पे एक डेटाबेस बनाना है। तो लोकल मशीन पे डेटाबेस बनाने के लिए मुझे मोंगोडीबी की सर्विसेज स्टार्ट करनी पड़ेंगी और वो सिस्टम पूरा तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए ये पूरा स्टेप जो है ना मोंगोडीबी का, ये पूरा स्टेप ये आपको हम लोग करके देंगे ऑलरेडी, ठीक है। आपको डेटाबेस यूआरएल मिलेगा किस तरीके का, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दिखाया था एमसीसी में। देखिए जैसा मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दिखाया है कि मोंगो कॉन्फ़िग के अंदर देखोगे, सॉरी इंडेक्स के अंदर, ये डेटाबेस यूआरएल आपको ऐसा एक यूआरएल क्रिएट करके दिया जाएगा। आपको सिर्फ डेटाबेस यूआरएल वाले पैरामीटर में उस डेटाबेस यूआरएल को पेस्ट करना है, रखना है, और रखते ही अपने आप कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करके आपको बताएगा कि यस दिस इज कनेक्टेड। ये अपने आप बताएगा कि कनेक्टेड है या नहीं है